video we will today discuss about the paramagnetism. Okay, so this is very interesting article to discuss about, because earlier we have discussed about the diamagnetism. तो जब आप इनको देखें तो जो वीडियोस हैं इनको सिक्वल में देखें, एक सीरीज में देखें, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्योंकि इसका जो फिजिक्स होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम पैरामैग्नेटिज्म डिस्कस करने से पहले हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। नंबर एक, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which get weakly magnetized when placed in the external magnetic field। तो जब आप एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीकली मैग्नेटाइज होता है। इसको आप मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि उसका जो फार्मूला होता है म्यू ज़ीरो वन प्लस ज़ाई टाइम एच। So this H is the external field applied, and this Xi is small and positive for the paramagnetic substances, as we have seen in the table given in the NCERT. I have explained it to you. So यदि इस Xi का वैल्यू थोड़ा होगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम उसमें जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन बोलना चाहेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस, यहाँ लिख देते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं which get weakly magnetized, which get weakly magnetized which get weakly magnetized when placed in external magnetic field। ये इनकी डेफिनेशन हो गई, विच प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि जो उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। सो इसमें इसमें और उसमें दोनों का में डिफरेंस आ गया है। इसका जो दूसरा पॉइंट है जो आपको अब पढ़ना है आगे, they have tendency to move from the region of weak magnetic field to strong magnetic field। they have tendency to move from weak magnetic field to strong magnetic field। बाकी आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़ सकते हैं। नंबर थर्ड जो आपको इसके बारे में जानना है वो है they get weakly attracted by the magnet। they get weakly attracted by a magnet। यदि आप एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखते हैं तो वो वीक अट्रैक्शन शो करता है। नंबर फोर, अगली चीज़ आपको इसके इनर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, उनका अपना एक परमानेंट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। दे हैव परमानेंट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मीन्स जो उनका एम नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। परंतु प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्यू टू सीजलेस थर्मल मोशन, इसको ऐसे लिखते हैं ड्यू टू सीजलेस थर्मल मोशन, ड्यू टू सीजलेस थर्मल मोशन व्हाट हैपन्स, जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। ओके, what will happen then if now we put this paramagnetic substance in the external magnetic field on applying
ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, यदि आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने B0 फील्ड लगा दिया, इसमें आपने कंडीशन याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लो टेम्परेचर पर होना चाहिए, एट लो टेम्परेचर, ओके, एट लो टेम्परेचर। फिर क्या होगा, जो सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं दे ट्राई टू अलाइन मैग्नेटिक, या यूं कहूं कि फिर दोबारा जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो फिर नॉन जीरो हो जाता है। जो सारे छोटे छोटे डाइपोल्स हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल के, वो किसी एक डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो जाते हैं। मैं इसको पिक्चर को कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ कि जैसे आप एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हैं और ये आपके पास एक मैग्नेटिक सैंपल है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ B0 लगाएंगे तो उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल देन इंक्रीज। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए सर्टेन रीजन will show the strength of magnetic field at that point. So if the field lines will increase, क्या होगा, यदि field lines एक्स्ट्रा फील्ड लगाने से क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। यदि इन एक्स्ट्रा फील्ड लगाने से फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी, दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। मैग्नेटिक का रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल, इनसाइड द सैंपल, ये कौन सा सैंपल है, पैरामैग्नेटिक सैंपल, विल इंक्रीज। ओके, अब आप देखते जाइए बड़े मजेदार तरीके से, जो अंदर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर कितना इंक्रीज होगा, दिस इज क्वेश्चन। दिस विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, देखिए आपने पढ़ा था कि जो V है नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 1 प्लस जाई टाइम H। ये जो वैल्यू है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्मॉल और पॉजिटिव होती है। ये वाला जो H है ये काय की इंफॉर्मेशन देता है, एक्सटर्नल फील्ड की। दिस विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ओके, एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद जाई का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाला जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सैंपल में वो बहुत कम होगा। और कितना होगा, 1 पार्ट ऑफ, इट विल इंक्रीज ओनली बाय 1 पार्ट ऑफ 10 to the power 5. So this is very very small as it is given in the table also. Clear? Now further we will discuss that कि यदि आप इसको अपना जो पैरामैग्नेटिक सैंपल है, इफ प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इफ प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यदि आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, what will happen then? Then it move from the weak to strong region of magnetic field. Okay, अब हम कुछ एक पैरामैग्नेटिक सैंपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कुछ यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनका मैं नाम लिखता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि हम इनके ऊपर बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास एक फॉर्मूलेशन अवेलेबल है जिसको मैं लिखता हूँ कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग आपने फिर समझना है दोबारा फिर से, एक सैंपल को जब आप एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हैं तो उसके मैग्नेटिक डाइपोल कैसे अरेंज होते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन होते हैं ना, एम नेट बाई वी, हमने पढ़ रखा है, इसको आप रिवाइज कर लें। तो ये फार्मूला हमारे पास आता है C टाइम B0 अपॉन T, और जो ये फार्मूला है V0 का मतलब है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड एंड T इज द टेम्परेचर। ओके,
सो जैसे हमने कंडीशन पहले किया था, यहाँ यहाँ चलिए आप, कि जब आपने एक्स्ट्रा फील्ड लगाना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए। ओके, अच्छा, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो V0 है वो म्यू ज़ीरो एन टाइम आई होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर यदि 1 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो क्या होने वाला है, जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगी, मींस जो डाइपोल अरेंज होंगे वो C बाई टी और म्यू ज़ीरो टाइम, ये जो एन आई वाला पार्ट है ना, इसको हमने आपको बता रखा है पहले कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, इसको मैं एच लिख देता हूँ। सो दिस पार्ट इज एच। अर्लियर बट यू हैव स्टडीड, इससे पहले आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा था कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है इट इज इक्वल टू जाई टाइम एच, एंड दिस जाई डिपेंड्स अपॉन द specific nature of the material. It depends upon the specific nature of material. It depends upon the specific nature of the material only. But अब इसको कंपेयर करो आप, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, अभी ये वाला पार्ट जाई होना चाहिए, तो इसमें इसको मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू जाई टाइम h, वेयर जो जाई का वैल्यू है वो आ जाएगा म्यू ज़ीरो c बाई टी। तो जो जाई किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपका मटेरियल है वो कितना सेंसिटिव है एक्स्ट्रा फील्ड जब आप लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा फील्ड जैसे ही आप लगाते हैं, अपने सैंपल को एक्स्ट्रा फील्ड में रखते हैं, तो आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कितना सेंसिटिव है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्स करता है, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो कैसे एक्स्ट्रा फील्ड के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। तो पहले तो हमने अर्लियर पढ़ा था कि ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, पर यहाँ आप देखिए ये डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो आप इस इक्वेशन में चलिए दोबारा फिर से, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये क्या बताती है आपको कि जो m है वो C B0 अपॉन टी है। मतलब क्या हुआ, यदि आप स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा फील्ड लगाते हैं और टेम्परेचर को आप कम रखते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपके जो मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करें। जितने भी सैंपल्स के छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं वो सारे अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और ये कब तक अरेंज होते चले जाते हैं, टिल सैचुरेशन वैल्यू। सो magnetic dipoles of paramagnetic substance arrange in the direction of field। ये फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, और कब तक अरेंज होते हैं, जब तक ये सैचुरेशन को अचीव नहीं कर लेते। ओके, एट दिस पॉइंट ऑल द डाइपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इस स्टेज के ऊपर सब जो डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और इसके बाद जो जो क्यूरी लॉ है, जो दिस इज द क्यूरी लॉ, जाई इज इक्वल टू, ये जो नई डेफिनेशन आई है, C टाइम म्यू ज़ीरो अपॉन टी, दिस विल नॉट बी वैलिड। इस टेम्परेचर या इस सिचुएशन सेचुरेशन के बाद जो है वो क्यूरी लॉ विल नॉट बी वैलिड। आफ्टर सेचुरेशन, I will say after saturation value, after saturation means जब, इसको मैं लिखता हूँ, मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो जाती है, क्यूरीज लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड। तो इतना ही आपको पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, और आपको पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पता चल गया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पता चल गया, और मैथमेटिकल हेल्प से आप किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया। ये इतना ही आपके सिलेबस में है,
और इसे बाहर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो जितना इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं। एनसीईआरटी आपको इतना ही पढ़ाना चाहता है और इसको अपने तह से और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करना है, और इसके ऊपर फिर अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। और यदि कोई आपको समस्या इसके बाद भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। उसके हिसाब से जो प्रश्न का सवाल जो सवाल का जवाब है वो दिया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।